हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड के बारे में। देखो, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज और उस सीरीज में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट अपना इफेक्ट जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, और उसकी हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन पार्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन पार्ट में जो हमने बहुत सारी चीज़ देखी थी, जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। और रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कि जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है वो रिएक्शंस, जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है वो रिएक्शंस। उसके बाद हमने देखा था एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आज हम देखने वाले हैं इसका फाइनल पॉइंट और फाइनल एप्लीकेशन पार्ट, जिसका नाम है बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। क्लियर है? इसको अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है। बेसिक नेचर का मतलब होता है कि ऐसा कोई कंपाउंड जो क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी दूसरे, हाँ जी, जहां पर उसको रिक्वायरमेंट है, ऐसी एक्सटर्नल सोर्स को दे सके जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, उसको अपन क्या बोलते हैं कि वो कंपाउंड क्या है, बेसिक नेचर का होगा। बेसिक नेचर का मीनिंग बस इतना समझना कि वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को दे रहा है, या ऐसी इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर दे रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। क्लियर? अब देखना हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। अब बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड का मतलब सिंपल सा होता है कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, कोई कितना अच्छे से, कितना अच्छा एक्सटेंट से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। मतलब अगर किसी कंपाउंड में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, मतलब ऐसे कोई ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है उस कंपाउंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसकी जो बेसिसिटी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड जो होगी वो डिपेंड करेगी कि किस उस कंपाउंड में, जिस कंपाउंड की हम बेसिसिटी चेक कर रहे हैं या फिर देखना चाह रहे हैं, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब क्या है कि वो +R वाला ग्रुप हो सकता है, वो +H वाला ग्रुप हो सकता है, वो +I वाला हो सकता है, इस तरीके से। या फिर वो कंपाउंड कितना OH- की कंसेंट्रेशन रखता है, मतलब वो कितने OH- ग्रुप रखता है। क्लियर है? कितना अच्छे से वो OH- को दे सकता है, कितना अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ये सारी जो टेंडेंसीज हैं, ये सारी जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज उसको डिफाइन करती हैं कि उसकी बेसिसिटी किस तरह की होगी। क्लियर है? तो बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हाँ जी, नंबर ऑफ या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मतलब किसी भी कंपाउंड में जितने अच्छे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उतना ही अच्छा वो क्या होगा, बेसिक नेचर शो करेगा, उसकी बेसिसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे या उसकी स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, वो जितना एक्सटेंट से इलेक्ट्रॉन को दे सकेगा, उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। इसी के साथ साथ हम ये भी देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, क्या लग गया भैया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अरे आप खुद सोचो, अगर कोई कंपाउंड है जिसमें से ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो भैया इसका मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता को क्या करेगा, कम करेगा। तो अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता को क्या कर दे, कम कर दे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो, इसी के साथ अगर मैंने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात करी है, तो यहाँ पर +R इफेक्ट भी आ गया, +I इफेक्ट भी आ गया, +H इफेक्ट भी आ गया। तो ये सभी ग्रुप जब जब तक जब जब होंगे, तो वहां पर उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमने देख लिया। इसके साथ देखो, मैंने अभी आपको बताया कि +R इफेक्ट होगा, +H इफेक्ट होगा, +I इफेक्ट होगा। अगर ऐसे ग्रुप उसमें बहुत ज्यादा होंगे या इनकी जो टेंडेंसी है, एक्सटेंट है, वो अगर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी एक्सटेंट ज्यादा होगा, तो क्या होगा, उस कंपाउंड की बेसिसिटी ज्यादा होगी। इसी के साथ मैंने क्या बताया कि -R इफेक्ट वाले ग्रुप आ जाए, -H वाला आ जाए, -I वाला आ जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। साथ में देखो, अगर कोई कंपाउंड है जिसके पास OH- की कंसेंट्रेशन जो है बहुत ज्यादा है, या फिर उसकी OH- देने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ जाएगी। POH, क्योंकि आप जानते हो POH क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ OH- आयन कंसेंट्रेशन। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब अगर OH- की कंसेंट्रेशन बढ़ती है, तो सीधी सी बात है POH क्या होती है, घटती है। ये दोनों क्या चलते हैं, आपस में रिवर्स चलते हैं। तो OH- की कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो बेसिसिटी बढ़ेगी, और POH जो है, POH, ठीक है, जो पीएच का उल्टा होता है, जैसे पीएच अपन देखते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसेंट्रेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, पीएच। और नेगेटिव लॉग ऑफ OH- आयन कंसेंट्रेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, POH। क्लियर है? तो पीएच और POH क्या चलते हैं, उल्टे चलते हैं। H+ और जो पीएच है, ये उल्टे चलते हैं। OH- है, उसी तरीके से क्या हो जाएगा, OH- और POH ये भी क्या चलेंगे, आपस में उल्टे चलेंगे, रिवर्स चलेंगे। क्लियर है? तो OH- की कंसेंट्रेशन अगर बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है, बेसिसिटी बढ़ेगी। और POH जो है, अगर ये बढ़ेगी, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? OH- आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ती है,
तो बेसिसिटी बढ़ती है। OH माइनस का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा भैया, H प्लस। अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। और OH माइनस और pH है, ये दोनों उल्टे चलते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे कि अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो बेसिसिटी घटती है, लेकिन pH अगर बढ़ती है तो बेसिसिटी बढ़ती है। आप खुद ही बता दो कि जिसकी pH, मैंने आपको 3 कंपाउंड दे दिए, एक कंपाउंड की pH 3 है, एक की 7 है और एक की है 12, तो बताओ किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, जिसकी pH ज्यादा होगी। आप जानते हो अच्छे से, pH कम तो बेसिसिटी कम, pH ज्यादा तो बेसिसिटी भी ज्यादा। क्लियर है, ये हो जाएगा। तो देखो pH की क्या है, ये सीधे समानुपाती है ये। क्लियर। अब देखो Kb की बात करो, जैसे मैंने आपको जब एसिडिटी समझाई थी, एसिडिटी, तो एसिडिटी केस मैंने क्या बोला था कि अगर Ka बढ़ता है, ठीक है, अपन क्या बोलते हैं उसको, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और Kb का मतलब क्या हो जाएगा, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर है, क्षार वियोजन स्थिरांक। तो अगर Kb की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो सीधी सी बात है बेसिसिटी भी बढ़ेगी। Ka की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, बेसिसिटी, हाँ जी, कम होती है। क्यों? क्योंकि Ka जो था उसका मतलब क्या था, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर वो बढ़ेगा तो क्या होता था, बेसिसिटी कम होगी। और अगर Kb बढ़ेगा तो बेसिसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि Ka और Kb जो होते हैं, Ka और Kb, ये दोनों क्या चलते हैं आपस में, उल्टे चलते हैं। क्लियर। और जैसे OH और अपन POH को देखते हैं, उसी तरीके से क्या होता है Kb और PKb, तो Kb की वैल्यू बढ़ेगी तो PKb की क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है। और अगर Ka की वैल्यू बढ़ती है तो Pka की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो Kb और PKb ये उल्टे चलते हैं, Ka और Pk ये उल्टे चलते हैं, और आपस में K और Kb तो उल्टे वैसे चलते हैं, तो ये तो रिवर्स चलते ही हैं। तो ध्यान रखना, आपसे वो जरूरी नहीं है कि वो बेसिसिटी का सवाल पूछे, वो आपसे इन चीज का ऑर्डर भी पूछ सकता है। मतलब वो ये बोल सकता है कि जो दिए गए कंपाउंड है इनको आप क्या करो, इनको Kb के ऑर्डर में अरेंज करो। ये दिए गए कंपाउंड है, इनको आप POH के ऑर्डर में अरेंज करो, इनको आप Ka के ऑर्डर में अरेंज करो, इनको आप Pka के ऑर्डर में अरेंज करो। अगर आपको किसी कंपाउंड को एसिडिटी, मतलब एसिडिटी क्या, बेसिसिटी के ऑर्डर में अगर उसको अरेंज करना आता है, उसको बेसिसिटी के ऑर्डर में अरेंज करना आता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इन सभी जो भी आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इनके ऑर्डर में उनको आसानी से अरेंज कर सकते हो। क्लियर है। अगर आपके सामने आपको निकालना है बेसिसिटी का ऑर्डर, आपने वो निकाल लिया, ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है पीकेबी का ऑर्डर, तो जो ऑर्डर बेसिसिटी का है उसका रिवर्स ऑर्डर किसका हो जाएगा, पीकेबी का। और उसका सेम ऑर्डर किसका हो जाएगा, केबी का। सेम ऑर्डर किसका हो जाएगा, पीके का। सेम ऑर्डर किसका हो जाएगा, पीएच का। सेम ऑर्डर किसका हो जाएगा, ओएच माइनस आयन की कंसंट्रेशन का। अगर आपसे पीकेबी का पूछ ले तो उल्टा हो जाएगा, पीओएच का उल्टा हो जाएगा, के का उल्टा हो जाएगा, एच प्लस का उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से। इसको अपन अभी एग्जाम्पल से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा अपने ये। क्लियर है। आओ आगे चलते हैं अपन। देखो अपन पढ़ेंगे अब बेसिक नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है। अब इस पर अपन किस तरीके से बेसिसिटी देखने वाले हैं, क्योंकि आप देख दो एमीन्स जो होती हैं, एनेलिन्स जो होती हैं, उनमें अपन इस चीज को बहुत बहुत बार देखते हैं कि इनकी बेसिसिटी अपन किस तरीके से चेक करेंगे। तो चाहे एलिफेटिक कंपाउंड हो, चाहे एरोमेटिक कंपाउंड हो, चाहे एमीन्स हो, इस तरीके से उनमें हम क्या देखने वाले हैं, बेसिसिटी देखने वाले हैं, क्षारीयता देखने वाले हैं अपन इनमें। ठीक है। अगर आप क्या चेक कर रहे हो, बेसिक नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो सबसे पहले क्या करोगे आप देखोगे कि नाइट्रोजन एटम पर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर है या नहीं। अगर नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं है, तो भैया वो इलेक्ट्रॉन देगा कहां से। आपको अच्छे से पता होगा, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूं, हाँ जी, क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p3। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अपन को इससे मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल से, ये 2s2 और ये क्या है 2p3। ठीक है। ये 2s2 और ये 2p3, ये तो क्या होंगे, तीनों की तीनों जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये तो किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्डिंग में। जैसे मैंने NS3 का एग्जांपल ले लिया तो हाइड्रोजन आ गए तीनों, लेकिन ये क्या बचा हुआ है अभी भी, ये बचा हुआ है अपने पास लोन पेयर। ये क्या बचा हुआ है, लोन पेयर। अगर ये नाइट्रोजन एटम इस लोन पेयर भी किसी को दे दे तो उसके बाद इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि ये लोन पेयर जो है, ये वाला लोन पेयर, ये अवेलेबल है या नहीं है, ये वाला लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर अवेलेबल है तो ही हम क्या करेंगे, आगे उसकी बेसिसिटी को चेक करेंगे अच्छे से, मतलब वो उसकी बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी अगर इसके पास लोन पेयर है। और अगर किसी कंपाउंड के पास लोन पेयर नहीं है तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो एक तो अपन को ये चेक करना है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है तो बेसिसिटी ज्यादा होगी, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो बेसिसिटी कम होगी। पहली बात तो ये देखना है अपन को, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर लोन पेयर होगा तभी तो दे पाएगा ना। अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ही नहीं रहेगा तो वो भैया कहां से देगा। क्लियर। तो देखना, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो लोन पेयर तो होगा, अगर लोन पेयर है उसके बाद हम देखते हैं कि उससे लगे हुए जो ग्रुप हैं, उससे लगे हुए जो ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो भैया उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना है हमें अच्छे से। सही है। उन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बेसिसिटी उतनी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं।
हमें क्या करना है, हमें बेसिसिटी चेक करनी है, मतलब वो चीज चेक करनी है कि ये ग्रुप, मतलब ये वाला जो अपना कंपाउंड है वो कितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, वही तो बेसिसिटी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें ऐसे कोई ग्रुप लगा दी जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली किसी दूसरे सोर्स को दे ही नहीं पाएगा। जब दे ही नहीं पाएगा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, बेसिसिटी क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि ये कितनी वेरी करती है। उसके बाद हम चेक करेंगे परसेंट एस करेक्टर। अब परसेंट एस करेक्टर जो है हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं, एक तो संकरण के आधार पर, और अगर वहां पर कोई रिंग है तो उस रिंग के आधार पर। हमें अच्छे से पता है कि स्मॉलर रिंग्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू लार्जर रिंग्स। मतलब जो छोटी रिंग होती हैं 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड, ये क्या होती हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर के कंपैरिजन में। मैंने आपको सिखाया भी था कि इसमें बॉन्ड एंगल के बेस से बताते हैं अपन, बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होता है उतनी ही उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है। अब देखो, एक तो हम देखेंगे इसके बेस पर, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर, संकरण के बेस पर, और एक रिंग साइज के बेस पर, जो वलय का जो साइज है, रिंग की जो साइज है। क्लियर, वलय आकार। अब देखो इस पर हम देखते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको बेसिसिटी चेक करनी है तो पहले क्या चेक करोगे आप, कि जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास लोन पेयर है या नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या चेक करोगे आप, कि उससे जो लगे हुए ग्रुप हैं वो उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेक करोगे आप, या क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर चेक करोगे। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतनी ही कम उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी। और इस तरीके से हम चीजों को सोल्व करेंगे, एग्जांपल्स आएंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर अपन किस तरीके से निकालें इस चीज को, कि बेसिसिटी बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है। और रिंग साइज के बेस पर कैसे निकालें। संकरण के आधार पर मैंने आपको बोला हुआ है, देखो अगर कोई 3 कार्बन है, एक कार्बन का संकरण क्या है, sp3, एक का क्या है sp2, एक का क्या है sp। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि sp3 से sp2, sp2 से sp में जाएंगे तो क्या होता है, हाँ जी, परसेंट एस करेक्टर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। सॉरी, हाँ, sp3 से sp2 में जाएंगे, sp2 से sp में जाएंगे तो परसेंटेज करेक्टर क्या होंगे, बढ़ेंगे। sp में कितने होते हैं 50%, sp2 में कितने होते हैं 33.33, और sp3 में कितने होते हैं भाई साहब, हाँ जी, sp3 में तो 25 रह जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो sp3 से sp की तरफ जब अपन मूव कर रहे हैं तो परसेंट एस करेक्टर बढ़ रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि परसेंट एस करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होता है वो नाभिक के ज्यादा पास होता है, और नाभिक पर क्या होता है, प्लस चार्ज, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या हो जाती है, उसकी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि प्लस चार्ज जो होगा उसके पास ही क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, न्यूक्लियस के पास आ गए इलेक्ट्रॉन अब। ठीक है, क्लियर है। तो देखो उसी तरीके से क्या देख सकता हूं मैं, जैसे मैं परसेंट एस करेक्टर किस में देखता हूँ, कार्बन एटम में, उसी तरीके से किस में देखूंगा, नाइट्रोजन एटम में। देखो किस तरीके से देखूंगा, ये देखना, सभी समझना यहाँ पर। एक तो मैंने क्या ले ली यहाँ पर, एक तो मैंने ले ली एमीन, एक बार क्या ले ली मैंने, इमीन, और एक बार क्या ले लिया मैंने, साइनाइड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पर इसका जो संकरण होगा, मुझे अच्छे से पता है कि इसका जो संकरण होगा वो क्या रहने वाला है, इसका संकरण यहाँ पर इसका क्या रहेगा भाई साहब, sp3। इसका संकरण क्या रहेगा भाई साहब, sp2। इसका संकरण क्या रहेगा भाई साहब, sp। क्लियर है, अच्छे से पता है मुझे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर लोन पेयर की बात करूं तो ये जो लोन पेयर है ये किस में आ रहा है भाई साहब, ये sp3 ऑर्बिटल में आ रहा है, ये sp2 ऑर्बिटल में आ रहा है, और ये किस में आ रहा है, sp ऑर्बिटल में। तो अगर मैं ऊपर से नीचे आऊं तो sp3 से sp2, sp2 से sp, अगर मैं देखूं यहाँ पर फ्रॉम अप टू डाउन, फ्रॉम अप टू डाउन, तो क्या होगा, फ्रॉम अप टू डाउन जाने पर मतलब क्या है, sp3 से sp2 और sp2 से sp, क्या हो रहा है यहाँ पर, परसेंट एस करेक्टर, आप खुद ही बताओ, परसेंट एस करेक्टर यहाँ पर कितने हैं sp3 में 25%, इधर कितने हैं 33, इधर कितने हैं 50। परसेंट एस करेक्टर क्या हो रहे हैं भैया, बढ़ रहे हैं। और परसेंट एस करेक्टर बढ़ते हैं तो उस केस में क्या होता है, आप अच्छे जानते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बढ़ गई तो भैया इस कंपाउंड के द्वारा किसी दूसरे एक्सटर्नल सोर्स को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि इसके पास ही ऐसे ग्रुप आ गए जो कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचे जा रहे हैं, इसके जो खुद के ग्रुप हैं, तो भैया ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता क्या हो गई, कम, तो बेसिसिटी भी क्या हो गई, कम। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया कि sp3 से sp2 आ रहे हैं, sp2 से sp आ रहे हैं, तो बेसिसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर, इधर आओ, इसका तो हमारे कंसेप्ट समझ में आ गया, इसका कंसेप्ट समझ में आ गया, तो भाई साहब इसका भी देख लेते हैं एक बार अपन। सही है, आओ देखो, ये है 5 मेंबर रिंग, ये 4 मेंबर रिंग, और ये 3 मेंबर रिंग। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमें पता है कि 5 मेंबर रिंग जो होती है उसकी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, और 3 मेंबर रिंग की क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये मैंने आपको खूब सिखाया हुआ है। जब मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको स्टेबिलिटी सिखाई थी, मैंने आपको परसेंट एस करेक्टर की बात करी थी। तो जब अपन इधर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो 5 से 4, 4 से 3 में जा रहे हैं अपन, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, रिंग साइज क्या हो रहा है भैया, रिंग साइज बोलो, डिक्रीज हो रहा है। रिंग साइज जब डिक्रीज होगा तो क्या होता है अल्टीमेटली, परसेंट एस करेक्टर क्या होते हैं, परसेंट एस करेक्टर, हाँ जी, क्या होंगे भैया, बढ़ेंगे। क्या होगा, बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर बेसिसिटी, बोलो भाई साहब, बेसिसिटी वो कम हो जाएगी। मतलब 5 मेंबर रिंग पर लगा हुआ है ये जो लोन पेयर है, और 4 पर लगा हुआ है और 3 पर लगा हुआ है, ठीक है। ये 5 मेंबर्ड, ये 4 मेंबर्ड और ये 3 मेंबर्ड। तो 5 मेंबर्ड रिंग में जो ये NH पर लोन पेयर लगा हुआ है, ये क्या करेगा, इजीली किसी दूसरे एक्सटर्नल सोर्स को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है। तो दे सकता है तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी। तो फाइनल अगर मैं आंसर लगाऊं यहाँ पर तो कैसे लगाऊंगा भैया, इसकी बेसिसिटी ज़्यादा, उससे कम इस 4 मेंबर्ड की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, 3 मेंबर्ड की। तो ये अपने पास कंसेप्ट है पूरा क्लियर। अगर देखो यहाँ पर देखा हमने इस तरीके से, ठीक है, इसमें देखा तो हमने देखा कि sp3 वाला की बेसिसिटी ज्यादा हो रही है sp2 से, sp2 वाले की ज्यादा हो रही है sp से, क्लियर। इधर देखा तो 5 मेंबर वाले की ज्यादा है 4 मेंबर से, और 4 मेंबर वाले की ज्यादा है किससे, 3 मेंबर से, क्लियर। आगे देखते हैं अपन और उसको। हाँ जी, अगर कोई अपने पास ऐसा कंपाउंड है या एमीन है ये, ठीक है, कोई एमीन है, इस पर 3 ग्रुप लगे हुए हैं, जी जी जी, इस तरीके से R3N मान लो या कोई दूसरे ग्रुप मान लो। अगर देखो अब मैं इसकी बेसिसिटी चेक करना चाहूं तो मैं एक कंसेप्ट सिंपल सा निकाल सकता हूं कि अगर ये ग्रुप जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, मतलब ये ग्रुप ऐसे हों जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, जो बहुत अच्छे से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस लोन पेयर को देने की जो टेंडेंसी है इस ग्रुप के द्वारा, इस Ng3 के द्वारा या इस नाइट्रोजन एटम के द्वारा क्या हो जाएगी, इसकी देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो सीधी सी बात है, अगर ये ग्रुप जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को देंगे तो इस लोन पेयर को देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी, और इसकी बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पर बढ़ेंगे या इनकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इनकी बढ़ेगी, तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इसकी बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब मैंने यहाँ पर कोई ऐसे ग्रुप लगा दिए जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जैसे कि मैंने एल्काइल ग्रुप लगा दिया, मैंने और दूसरे कोई ग्रुप लगा दिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए भाई साहब, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इनकी कम हो जाएगी। तो बेसिसिटी टोटली डिपेंड करती है कि नाइट्रोजन एटम पर जो लोन पेयर लगा हुआ है और उसके साथ कौन कौन से ग्रुप लगे हैं उस पर। अगर वो ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं तो बेसिसिटी बढ़ेगी, अगर वो ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो बेसिसिटी घटेगी। ये होता है इसका मेन कंसेप्ट, क्लियर है। आगे चलते हैं, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन। देखो अपन ने इसके सारे कंसेप्ट समझ लिए, अब कुछ एग्जांपल से इसको अपन समझते हैं, क्लियर। देखना यहाँ पर क्या है, अपन क्या पूछ क्या रहा है अपन से कि 4 कंपाउंड दे दिए इसने, 1 2 3 4, अपन इसको सीक्वेंस में जमा लेते हैं भैया, ठीक है, इनको अपन सीक्वेंस में जमाते हैं 1 2 3 एंड 4। अब देखते हैं क्या पूछ क्या रहा है ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर pKa वैल्यू। भैया क्या है, कौन सी वैल्यू है, pKa वैल्यू, क्लियर। अब हमारे दिमाग में ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि जब मैंने आपको समझाया था कि बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द pKa वैल्यू, देख लो भाई साहब इधर, ये अभी सिखाया हुआ है मैंने आपको रिसेंट ही है, ठीक है। ये देखो बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड आपसे पूछा क्या है, pK। अगर भैया आपको इनका रिलेशन आपस में नहीं पता तो फिर आप ये चीजें नहीं निकाल सकते। अब हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हम सबसे पहले उस कंपाउंड को, उन कंपाउंड्स को उस ऑर्डर में जमाएंगे जो ऑर्डर हमें अच्छे से आता है, जिसमें हम बहुत फेमिलियर हैं, जिसको हम अच्छे से जमा सकते हैं, सही है। उसके बाद हम किस में जमा सकते हैं भाई साहब, बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड में। हम उस कंपाउंड को बेसिसिटी में और बेसिसिटी के ऑर्डर में आसानी से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, जमा सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है, पीके, तो हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर इसका होगा बेसिक नेचर का वही किसका है, पीके का। तो जो ऑर्डर हमारे सामने बेसिक नेचर का हैगा उसी ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे कि यही ऑर्डर किसका है, पीके वैल्यू का, क्लियर है। इस तरीके से हम करेंगे इसको। देखो देखना भैया, अब क्या कर रहे हैं हम, इधर देखो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, ये पूछ क्या रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, क्लियर। तो अपन ऐसे करेंगे, और वैल्यू कौन सी, पीके, तो हम सबसे पहले क्या जमाएंगे, इसको बेसिसिटी के ऑर्डर में जमाएंगे हम। तो इसको किस में जमाएंगे, बेसिसिटी ऑर्डर में। तो बेसिसिटी का जो ऑर्डर होगा वही किसका हो जाएगा, पीके का। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर कौन है भैया, NH है, यहाँ कौन है, NH, और ये लोन पेयर है, सबके पास NH है और लोन पेयर है, ये चीज समान हो गई। अब देखो यहाँ पर कौन लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक कार्बन पर कौन लगा, ये है, और दूसरे कार्बन पर कौन लगा हुआ है, ऑक्सीजन। मतलब इसका क्या लगेगा यहाँ पर, -I इफेक्ट, इसका क्या लगेगा, -I
इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और खींचेगा तो कैसे खींचा है, एक कार्बन से और दूसरे कार्बन के बाद है ये। इधर आओ, ये NH ग्रुप है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, लोन पेयर, लोन पेयर लगा हुआ है, तो ये फर्स्ट कार्बन पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इसका कौन सा इफेक्ट लगता है भैया, प्लस आई। कौन सा लगता है इसका इफेक्ट, प्लस आई। यहाँ पर देखो NH है, इसके बाद ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पर कौन लगा हुआ है, Br। भैया Br तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो खींचेगा तो क्या आएगा, इसका माइनस आई इफेक्ट लग गया, इसका क्या लग गया, माइनस आई इफेक्ट। क्लियर? उसके बाद देखो NH है, NH के पास क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर है, और सामने कोई भी ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हो या इलेक्ट्रॉन को दे रहा हो। मतलब ये एक तरीके से क्या हो गया, इसको अपन मान सकते हैं सिंपल हो गया ये क्या हो गया, सिंपल। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये विड्रॉइंग और ये भी विड्रॉइंग। क्लियर है, कोई समस्या नहीं इसमें। अब देखो इसको अपन सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन उस कंपाउंड को देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हो NH ग्रुप से। ठीक है, तो कौन है भैया, एक ये रहा सबसे पहले ये। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, रिलीजिंग पावर किसकी है, इस CH3 की, तो बेसिसिटी किसकी हो जाएगी, इसकी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा इसकी है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे लास्ट में इसको लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझसे पूछा क्या गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे हाईएस्ट किसकी हो गई भैया, 2 की। क्लियर? अब इससे कम देखो बेसिसिटी किसकी हो जाएगी, इनकी तो बहुत कम होगी, लेकिन इससे कम किसकी होगी, सिंपल वाले की, जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी नहीं है तो रिलीजिंग भी नहीं है। सही है, तो उसके बाद कौन आ जाएगा भैया, 4। तो 2 सबसे ज्यादा, उससे कम किसकी हो जाएगी, 4 की। अब इन दोनों में कंपेयर करो, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप, यहाँ पर भी कौन लगा हुआ है, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। क्लियर है? ये हेलोजन जरूर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सुनना, ये हेलोजन है और ये कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्या होती है, Br से ज्यादा होती है। लेकिन होता क्या है, ये जो Br है ये पास लगा हुआ है, ये फर्स्ट कार्बन पर लगा हुआ है, और ये ऑक्सीजन जो है ये सेकंड कार्बन पर लगा हुआ है। मतलब ये थोड़ा दूर लगा हुआ है, मैंने आपको सिखाया हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है यहाँ पर। और इंडक्टिव इफेक्ट इज द डिस्टेंस डोमिनेंट, मतलब ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो फर्स्ट कार्बन पर ज्यादा लगेगा, सेकंड कार्बन पर कम लगेगा, थर्ड कार्बन होता तो उस पर क्या लगता है, और भी कम लगता है ये। सही है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो है वो क्या होती है, वो, हाँ जी, डिपेंड करती है कि वो किस कार्बन एटम पर लगी हुई है। सही है, तो यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन जो कहाँ लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पर, ये कहाँ लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पर। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्या हो जाएगी, इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, सबसे कम। तो सब ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है तो भैया इसकी बेसिसिटी क्या होगी, सबसे कम। सबसे कम इसकी होगी, तो इससे ज्यादा किसकी हो जाएगी, इसकी। तो भैया आंसर क्या आएगा, सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी, 2 की, उससे कम 4, उससे कम किसकी, फर्स्ट की, और उससे कम किसकी हो जाएगी भाई साहब, ये कौन है, 3। तो 3 1 4 2, इस तरीके से ये आंसर आएगा। अब आपसे पूछा क्या है इसने, बेसिसिटी ऑर्डर पूछ क्या रहा है, पीके ऑर्डर। तो जो पीके ऑर्डर आया है वो कौन सा होगा, बेसिसिटी का ऑर्डर। तो 3 1 4 और 2, यही आंसर रहने वाला है भाई साहब। दिस इज द आंसर, इस तरीके से निकालना। आप तो क्या करना, जब मैंने क्वेश्चन लिखा था इसको सॉल्व नहीं कराया, आप उस वीडियो को पॉज करना, इसी वीडियो को पॉज करने के बाद खुद सॉल्व करना, और उसके बाद फिर इस वीडियो को वापस से क्या करना, आप रिज्यूम करना, और फिर उसके बाद फिर चेक करना कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया। और देखो, हाँ जी, अब ये 2 ग्रुप हैं, एक तो R3N और एक ये है। ठीक है, इनमें दोनों कंपाउंड में किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। अब देखो यहाँ पर R ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर ये रिंग लगी हुई है, यहाँ पर क्या लगी हुई है, ये रिंग, और यहाँ पर ये R ग्रुप है। R ग्रुप क्या करता है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, R क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं बहुत इजीली। तो बेसिसिटी क्या होनी चाहिए, इसकी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, इसकी बेसिसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। सही है, R3 की, आपके अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि भैया 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये क्या है, रिंग में है, और वो भी कहाँ पर है भैया, ये बीच में लगा हुआ है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड एटम। क्या बोलते हैं इसको, ब्रिज हेड। भैया ब्रिज हेड पर लगा हुआ है ये, तो इसकी बेसिसिटी वैसे ही क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगा जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो ब्रिज हेड क्या होता है, ब्रिज कंपाउंड्स क्या होते हैं। ब्रिज कंपाउंड्स क्या होते हैं, इस तरह के कंपाउंड होते हैं, मैं आपको समझा दूं अगर ब्रिज कंपाउंड्स कैसे होते हैं। जैसे देखो, 2 कार्बन ये हैं आमने सामने, ऐसे आपको दिखेंगे नहीं, ये आमने सामने 2 कंपाउंड है, मतलब 2 एटम है ये। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इनसे 2 कार्बन नीचे रख दिए और 2 कार्बन यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, जैसे मैं बुक लूँ कोई, तो देखो इस तरीके समझाऊँ, मैं बुक लेता हूँ एक बार, 1 मिनट। देखो, जैसे मैंने कोई बुक लिख, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इस तरीके समझाता हूँ आपको, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, एक कार्बन ये आगे है इस तरफ, एक कार्बन यहाँ पर है, 2 कार्बन है ये। ठीक है, सही है। अब क्या हो, उसके बाद क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ये ग्रुप लगा हुआ है एक, इस तरीके से CH2 इस तरीके से ये से जुड़ गया, और ये भी जुड़ गया, CH2 और CH2। क्लियर है, और यहाँ पर एक और आ जाइए इस तरीके से, ये अगर ये इस तरीके कंपाउंड आते हैं जहाँ पर
ये दो कार्बन जो हैं, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए हैं, CH2 से यहाँ जुड़े हुए हैं, CH2 से यहाँ जुड़े हुए हैं, और CH2 से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप देख लो इधर एक ही एटम है, एक ही एटम है, देखो CH2 से यहाँ जुड़े हुए हैं, CH2 से यहाँ जुड़े हुए हैं, और CH2 से ऊपर भी जुड़े हुए हैं। इस टाइप कंपाउंड को अपन बोलते हैं ब्रिज कंपाउंड। इनको अपन क्या बोलते हैं? ब्रिज कंपाउंड, ब्रिज ब्रिज कंपाउंड। ठीक है, इस तरीके से क्लियर। अब जो ये ब्रिज कंपाउंड बना, सपोज करो कि ये दो कार्बन है, दो कार्बन यहाँ पर है, एक दो, और दो कार्बन कहाँ पर है, ये एक और दो, इस तरीके से, और यहाँ पर ये CH2 और लगा हुआ है इस तरीके से, देखो ये, फिर ये, देखो यहाँ से ये CH2, फिर ये CH2, फिर ये CH2, ये तो खुद है ये C, सही है। इस तरीके से इनको बोलते हैं ब्रिज कंपाउंड। और ये जो एटम यहाँ पर लगे होंगे ब्रिज पर, जहां से ब्रिज निकल रहा है, इनको बोलते हैं ब्रिज हेड एटम। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज हेड एटम। क्लियर? लो भैया, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सही है। हाँ जी। अब भैया सब देखना ध्यान से, ये क्या है? ब्रिज कंपाउंड। और ये वाले जो एटम होते हैं, देखो इस तरीके से अगर मैं लिखूं इसको, ये कंपाउंड कैसा है? ब्रिज कंपाउंड। और इस टाइप की ये जो एटम्स होते हैं दोनों, जैसे ये हुआ, ये हुआ, इनको मैं क्या बोलने वाला हूँ भाई साहब? यहाँ पर ये वाला और ये वाला, इनको बोलते हैं ब्रिज हेड एटम्स। इनको क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड एटम्स। क्लियर? दो होते हैं ये। अब समझना बात को ध्यान से, यहां पर इसकी बेसिसिटी क्या होगी? कम होगी। इसकी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आप आंसर टिक करोगे ऐसे कुछ इस तरीके से, लेकिन भैया ये नहीं करना। यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट और आ जाता है, वही हमें सीखना है, सही है। जब ये कुछ इस तरीके से होता है एन, और साथ में से तीन ग्रुप लगे हुए हैं फ्रीली, बिल्कुल फ्रीली ग्रुप लगे हुए हैं तीन, ये सही है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, और ये लगा हुआ है। तो भैया इस केस में क्या होता है? यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ये ऐसे नहीं रहता। आपको पता होगा कि नाइट्रोजन जो होता है, ये उससे तीन ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये किस शेप में रहता है? ये रहता है पायरामिडल शेप में। किस में रहता है? पायरामिडल शेप में। अब मैं आपको सिखाऊं किस तरीके से। देखो एक मार्कर मेरे पास ये रहा बोर्ड का, एक मार्कर मेरे पास ये है, दो मार्कर है बोर्ड के, और एक मैंने पेन ले लिया, ये इस तरीके से। तो देखो समझना, ये आपको दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये भाई साहब ऐसे। ये नाइट्रोजन एटम है, इस तरफ क्या आ रहा है? ये देखो थोड़ा नीचे आ रहा है, प्लेन में नहीं है ये। अब इसको ऐसे प्लेन में मत कर देना, एक प्लेन पर ही। ये कौन है? पहला आर ग्रुप। ये कौन है? दूसरा आर ग्रुप। और ये कौन है? तीसरा आर ग्रुप। इसको ऐसे देख लो, फर्स्ट आर ग्रुप, सेकंड आर ग्रुप, थर्ड आर ग्रुप, इस तरीके से ये हो गए, सही है। और ये कौन है? नाइट्रोजन एटम। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? ये लोन पेयर, ये लोन पेयर लगा हुआ है यहाँ पर, ये सही है, ये लोन पेयर लगा हुआ है। क्लियर? अब क्या होता है इसमें, ये जो लोन पेयर है ये इन्वर्जन करता रहता है। इन्वर्जन कैसे? कि भैया ये लोन पेयर अभी यहाँ पर है और तीनों ग्रुप नीचे हैं। अब दूसरे केस में क्या होगा? तीनों ग्रुप ऊपर आ जाएंगे और लोन पेयर कहाँ जाएगा? नीचे। फिर ये ऊपर आ जाएगा लोन पेयर, फिर लोन पेयर नीचे आ जाएगा, फिर ये ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे। इस तरीके से ये होता रहता है। इसको बोलते हैं पायरामिडल इन्वर्जन। क्यों? क्योंकि इसकी शेप क्या है भैया? इसकी शेप पायरामिडल, और ये बार बार क्या हो रहे हैं? इन्वर्ट हो रहे हैं ये, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका नाम पायरामिडल इन्वर्जन। किस में होता है ये R3N टाइप के ग्रुप में होता है, सही है। अभी क्या है देखना भाई साहब ध्यान से, हाँ जी, अभी क्या है? R3N है, यहाँ पर लोन पेयर कहाँ है? ऊपर की साइड है। लेकिन कुछ समय बाद क्या हो जाता है? ये इसको बोलते हैं पायरामिडल इन्वर्जन, ठीक है। अभी लोन पेयर ऊपर है, अब कुछ देर बाद क्या हुआ? ये लोन पेयर कहाँ आ गया भाई साहब? नीचे। और ये तीनों ग्रुप जो हैं ये इस तरीके से आ गए, R R और R, सही है। ये क्या हो गया? पायरामिडल इन्वर्जन। और ये आपस में होता रहता है ये, सही है। अब देखो इससे होगा क्या? ये लोन पेयर यहाँ है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रोफाइल आया इन लोन पेयर को लेने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, भाई से भी तो इन्वर्ट होकर इसमें आ गया। फिर सोचा अच्छा लोन पेयर नीचे है, तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पहुंचेगा, ये इसमें बदल जाएगा। बोला अच्छा इलेक्ट्रोफाइल, ये लोन पेयर ऊपर है, तो ये जब आएगा तो फिर ये नीचे आ जाएगा। मतलब ये इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन को देगा ही नहीं, बार बार इन्वर्ट होगा, कभी ऊपर इलेक्ट्रॉन, कभी नीचे, कभी नीचे, कभी ऊपर, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये बार बार क्या होता है? इसमें इन्वर्जन चलता रहता है और बहुत फास्ट होता है ये। तो इलेक्ट्रोफाइल को इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते। जब किसी भी एक्सटर्नल सोर्स को या इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है, या इलेक्ट्रोफिलिक साइट को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, ये अपना लोन पेयर नहीं देगा, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो उस केस में ध्यान रखना भाई साहब, फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो क्या आता है? अपन जो प्रैक्टिकल इसका आंसर निकालते हैं वो क्या आंसर निकालते हैं इसका? अपन ये वाला, ये आंसर रहता है इसका, ध्यान रखना भाई साहब, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहता है क्या रहता है? ये वाला, ये। तो बेसिसिटी जो होती है इस R3N की क्या हो जाती है? इस लोन पेयर की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है? पायरामिडल इन्वर्जन। ध्यान रखना, ये वर्ड ध्यान रखना, पायरामिडल इन्वर्जन। तो क्या होता है? ये शेप जो पहले यूं थी, क्या हो जाएगी? फिर यूं होगी, फिर इससे होगी, फिर ऐसे होगी, इस तरीके से ये आपस में घूमती रहती है, बहुत फास्ट घूमती है ये। क्लियर? ये होता है इसका कंसेप्ट पूरा। तो ब्रिज हेड कंपाउंड जो होते हैं उसमें अगर यहाँ पर ये लगा हुआ है नाइट्रोजन एटम,
तो भैया ध्यान रखना इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है किससे, एज कंपेयर टू सिंपल एमीन टाइप कंपाउंड से। ठीक है, क्लियर है। R3N जो होगा इससे बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं इस तरीके से कि अगर भाई साहब यहाँ पर इस ब्रिज कंपाउंड में ये और आ जाए, कौन आ जाए, हाँ जी ये आ गया। लो सपोज करो यहाँ पर कौन आ गया, ये आ गया, एक और नाइट्रोजन आ गया यहाँ पर इसके साथ साथ। अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई साहब, अब बताओ यहाँ पर आंसर इसका। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में तो हमें अच्छे से पता है कि इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है इससे, इसकी बेसिसिटी क्या है, इससे ज़्यादा है। क्लियर है, लेकिन एक चीज़ और, अब यहाँ पर इसकी बेसिसिटी और चेक करते हैं अपन कि यहाँ पर इसकी बेसिसिटी इन दोनों से ज़्यादा होगी या कम होगी। क्लियर, अब देखो सबसे हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि 2 वाले की क्या है, बेसिसिटी ज़्यादा है किससे, 1 से। क्यों, क्योंकि इसमें क्या चल रहा है, पायरामिडल इन्वर्जन। लेकिन इसको हम इस 1 से पहले रखेंगे बाद में रखेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। पहले तो इस कंपाउंड के बारे में समझाता हूँ आपको मैं कि कंपाउंड है क्या ये। देखो वैसे तो इसके बारे में सब जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, साइक्लोहेक्सेन। इसको अपन क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग है ये एक तरीके से। किसमें है, ये साइक्लिक फॉर्म में है, इसको अपन क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर मैंने क्या करा, इन दोनों कार्बन को ब्रिज बना दिया और ये इस तरीके से मैंने ये निकाल दिया। सही है, इसको क्या बोलेंगे अपन, ये है ब्रिज हेड कंपाउंड, सॉरी इसको बोलेंगे ब्रिज कंपाउंड। ये दोनों कार्बन क्या होंगे, ब्रिज हेड कार्बन। और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, सुनना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। क्लियर है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पहली बात तो ऑक्टेन, इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्टेन। इसमें 2 साइक्लिक रिंग है इसमें, एक तो ये देखो यहाँ से होते हुए इधर जा रही है और एक यहाँ से होते हुए इधर आ रही है। क्लियर, कितनी रिंग है इसमें, 2। इसलिए इसके नाम क्या गया, अपन एक प्रीफिक्स लगाते हैं, इसका नाम है बाईसाइक्लो। क्या लगाते हैं, बाईसाइक्लो। क्लियर है, और देखो इन दोनों ब्रिज हेड से, इन दोनों ब्रिज हेड एटम से एक CH2 मतलब 2 CH2 यहाँ पर है, 2 CH2 यहाँ पर है और 2 CH2 यहाँ पर है। तो जितने ये एटम लगे होते हैं उन्हीं के बेस पर अपन क्या करते हैं, इनको बड़े ब्रैकेट में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 2 2 2 और ये ऑक्टेन तो आएगा ही आएगा। क्लियर है, नाम क्या है इसका, बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन। ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है। मैं IUPAC नोमेनक्लेचर की अलग से क्लास भी लूंगा और वो आपको बहुत अच्छे समझा दूंगा मैं उसमें। क्लियर है, IUPAC नोमेनक्लेचर की क्लास लूंगा जिसमें आपको प्रॉपर समझा दूंगा मैं ब्रिज हेड कंपाउंड्स का, एरोमेटिक कंपाउंड्स का, एलिफेटिक का, सिंपल कंपाउंड का, फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का, इस तरीके से। क्लियर, उसमें प्रॉपर सीखेंगे अपन। तो बाईसाइक्लो अपन वर्ड लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब ब्रिज कंपाउंड होता है। ब्रिज कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बाईसाइक्लो से ही किया जाता है। क्लियर है, बाईसाइक्लो लगेगा ही लगेगा उसमें। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसमें क्या है, सेम ही तो है ये, बस इसमें क्या कर दिया मैंने, यहाँ से थोड़ा सा हटाया इसको, थोड़ा सा हल्का सा हटाया, इधर से भी हटाया, और मैंने क्या करा, यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया, यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया मैंने, नाइट्रोजन। कौन सा लगा दिया, यहाँ लगा दिया नाइट्रोजन, यहाँ भी क्या लगा दिया मैंने, नाइट्रोजन। इस तरीके से बस इतना सा किया है मैंने। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन के लिए अपन एक वर्ड काम में लेते हैं, क्या, एजा। कौन सा काम में लेते हैं अपन, एक वर्ड एजा ले दिया, एजा वर्ड काम में लेते हैं अपन इसका। अभी एजा क्या है भाई साहब, एजा मतलब एक एजा ये रहा, 2 एजा ये रहा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एजो, जो एजो ग्रुप है इसको मैं क्या करूंगा, बिल्कुल पहले लिख दूंगा मैं, सब्स्टिट्यूएंट है ये भी, तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, कितने हैं, 2, तो मैं क्या लिखूंगा, डाई एजा। सही है, मैंने क्या लिखा, डाई एजा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, नाम सुनना भैया ध्यान से, पहले क्या था इसका, जब ये NN नहीं थे तो क्या था, बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन। अब किसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एजा। बाकी पूरा बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन, क्योंकि एजा तो यहाँ आ गया, उसके बाद सेम चलेगा ये, डाई एजा बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन। अब एक्चुअल सुनना ध्यान से, इसका अपन शॉर्ट में नेम और कैसे निकालते हैं, डी, एजा का A, बाई का B, ठीक है, और साइक्लो का C और ऑक्टेन का O। देखो नाम क्या आया, D A, हाँ जी, फिर B, इसका फिर साइक्लो का C और फिर ऑक्टेन का O, डेबको। नाम क्या है इसका, डेबको। अच्छा देख नहीं रहा, लो दूसरे पेन से लिख देते हैं इसको अपन एक बार। हाँ जी, सुनना भैया ध्यान से, इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं अपन, और राइट से दिखेगा नहीं। डाई का D, एजा का A, बाई का B, साइक्लो का C, ऑक्टेन का O। क्या नाम हो गया इसका, डेबको। डाई एजा बाई साइक्लो 222 ऑक्टेन इस कंपाउंड का नाम है। थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार क्या करेगा वो, आपको इसका नाम भी दे देगा कि बताओ कि 3 कंपाउंड उसने दे दिए। एक तो क्या दे दिया उसने, एजा साइक्लो, सॉरी एजा बाई साइक्लो 222 ऑक्टेन। अगर मैं इसका नाम पूछूं तो क्या हो जाएगा, एजा। अगर मैं सिर्फ यहाँ से हटा दूं डाई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एजा
बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन इसका नाम, तो और इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एजा बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन। और ये क्या है, ये कोई एमीन दे दी तो आपको कोई बोले कि ट्राई एल्काइल एमीन एजा बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन और डाई एजा बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन, तो इनमें से किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, इनके बेसिसिटी के ऑर्डर में जमाओ। तो कैसे जमाओगे भाई साहब, लो भैया वापस लिख देता हूँ मैं इसी एग्जाम्पल को। एक तो मेरे पास क्या है R3N, सही है, 3 कंपाउंड में मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पर। एक तो मैंने क्या लिखा R3N, ये लोन पेयर, एक मैंने एक कंपाउंड बना दिया इधर, यहाँ नाइट्रोजन है, और ये पूरा क्या है एजा बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन, और ये मेरे पास एक और कंपाउंड है सेम ब्रिज कंपाउंड, ये लो भैया, इसका नाम क्या है, डाई एजा बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन, डेब को, क्या बोलते हैं, डेब को। अब देखो इस कंपाउंड को नंबर 1 दे दिया मैंने, इसको 2 दे दिया, इसको क्या दे दिया मैंने 3, सही है। और मुझे अच्छे से पता है कि इनकी अगर मैं बेसिसिटी ऑर्डर निकालूं, इनको मैं अगर क्या निकालूं, बेसिसिटी ऑर्डर, क्या निकल के आएगा, देखो इसकी तो बेसिसिटी क्या होती है, इससे ज्यादा होती है, तो 2 वाले की सबसे ज्यादा, उससे कम 1 वाले की। अब देखो इस वाले को मैं इसके एक से पहले रखूंगा या बाद में रखूंगा, देखो यहां पर इसकी बेसिसिटी किस तरीके से इंपैक्ट करेगी, देखो मैं इसकी चेक करना चाह रहा हूँ इन लोन पेयर की, यहाँ पर मैंने इन लोन पेयर की चेक करी, जब अपन सेम एटम की चेक करते हैं तभी अपन आपस में उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। मैं इन दोनों की चेक करना चाह रहा हूँ, तो भैया यहाँ पर तो कौन है, कार्बन जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर कौन है, नाइट्रोजन। भैया ध्यान रखना इस नाइट्रोजन का, इस नाइट्रोजन का, इस नाइट्रोजन का इस लोन पेयर पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, माइनस आई इफेक्ट। क्या पड़ेगा, माइनस आई इफेक्ट। क्यों, आपको पता है नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचता है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, नाइट्रोजन एटम की, इसलिए क्या करेगा, इस इन लोन पेयर को या इससे, इस एन ग्रुप से क्या करेगा, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब खुद का लगाएगा क्या, माइनस आई इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो भैया सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, कम होगी, कम होगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हाँ जी उस केस में इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो सबसे कम किसकी हो जाएगी, थर्ड की, 213। अब आपसे वो इनको किसी भी ऑर्डर में जमाए, पी के ऑर्डर में, के ऑर्डर में, के बी के ऑर्डर में, ओ एच के ऑर्डर में, एच प्लस के, पी एच, ओ एच, पी ओ एच, इस तरीके से किसी के भी ऑर्डर में जमाए आप उसको आसानी से जमा सकते हो। सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी भैया, इन तीनों में, जो क्या है, जिस पर केवल एक एन ग्रुप लगा हुआ है, जिसका नाम है एजा बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन, इसकी। उससे कम किसकी हो जाएगी भाई साहब, इसकी, एमीन्स की, ठीक है, एलिफेटिक एमीन्स की, क्लियर। और सबसे कम किसकी हो जाएगी, इसकी, जिसका नाम है डेबको, डाई एजा बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन। इस तरीके से मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है इसमें, सही है, हाँ जी, ये चीज है सारी। अब मेरे हिसाब से यहाँ कोई समस्या नहीं है आपको, तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे बेसिसिटी ऑफ एमीन्स के बारे में। क्या देखेंगे हम, जो एमीन्स कंपाउंड है, एमीन्स, केवल एमीन्स, ठीक है, उनकी बेसिसिटी के बारे में देखेंगे, चाहे वो एलिफेटिक एमीन हो चाहे वो एरोमेटिक एमीन हो, वो हम देखने वाले हैं। और अपना नेक्स्ट क्लास में अपना पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा क्या, बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड, और साथ में इसी के साथ क्या क्या खत्म हो जाएगा अपना पूरा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा अपना पूरा फिनिश। फिर अपन आएंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, हम आएंगे रेजोनेंस इफेक्ट को लेकर। किसको आएंगे, रेजोनेंस इफेक्ट को। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होगा, किस तरीके से पढ़ेंगे, वो सब अपन उस क्लास में देखने वाले हैं। अपना इंडक्टिव इफेक्ट अपना लगभग इस क्लास में खत्म हो चुका है। एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है अपना बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, हालांकि वो काफी बड़ा रहेगा क्योंकि उसमें अपन नॉर्मल तरीके से नहीं देखेंगे, अपन उसको पूरा डीप में लेकर जाएंगे। क्योंकि एमीन्स में क्या होता है कि जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो क्या है, वेरी करता है बहुत अच्छे से, अलग अलग चीज पर डिपेंड करता है। वो सॉल्वेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करेगा, स्टेरिक फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा, वो इंडक्टिव इफेक्ट पे भी डिपेंड करेगा। तो भैया ओवरऑल कैसे निकालेंगे हम, अलग अलग ऑर्डर निकल के आएंगे। इसीलिए मैं आपको कुछ ऑर्डर याद भी कराऊंगा, मैं बोलूंगा कि ये ऑर्डर तो याद ही कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजों को हम प्रॉपरली अपन समझ नहीं सकते, ठीक है। जो प्रैक्टिकली कई बार ऑब्जर्वेंस आती हैं वो कई बार उनको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन उनको अपन नहीं कर सकते, क्योंकि उन पे एक फैक्टर काम नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, स्टेरिक फैक्टर, सॉल्वेशन एनर्जी का फैक्टर, साथ में इंडक्टिव इफेक्ट। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको अलग से लेंगे, पूरे बेसिसिटी ऑफ एमीन वाले टॉपिक को हम अलग से लेने वाले हैं। क्लियर, नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसको पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। यहाँ तक अपन ने क्या कर लिया है, बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड अपने खत्म कर लिया है। क्लियर है, किसी को डाउट हो तो क्या कर देना, कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको केमिस्ट्री से जुड़ा रहना है, केमिस्ट्री से प्रॉपरली जुड़ना है आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई की नई वीडियो जो भी आए वो आपके पास तुरंत पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।